हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 12th से लेकर 20th जुलाई 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, द ऑनलाइन गुरु की तरफ से RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें से मैं अभी आपके सामने RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो न्यूज आता है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसने इशू किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे इशू किया है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, ग्लोबली क्या करता है, जेंडर में जो गैप है उसे डिफाइन करने का काम करता है। अब ये जेंडर गैप क्या है? तो मेल एंड फीमेल के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है अक्रॉस 4 की एस्पेक्ट, ये यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेगा, जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो मेल टू फीमेल कितनी वेरी करती है, उसी के अकॉर्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यहाँ पे इशू किया जाता है। अब इस साल के रिपोर्ट की बात करें तो इस साल टोटल 146 कंट्रीज को यहाँ पे एक्सेस किया गया, और इन 146 कंट्रीज की लिस्टिंग के अंदर देखें तो इंडिया को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है 135th। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग आप याद रखेंगे 135th है, और इंडिया को जो स्कोर अवेलेबल किया गया है वो 0.629 का स्कोर अवेलेबल करवाया गया। अब वर्ल्ड वाइड अगर बात करें जहां पे बहुत कम जेंडर गैप है, वो नेशन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट प्लेस पे आता है आइसलैंड, सेकंड प्लेस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिनलैंड होगा, एंड थर्ड प्लेस पे हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, तो टॉप 3 नेशंस आप याद रख सकते हैं, एंड इंडिया के बारे में आप डेफिनेटली लर्न करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है कि यूएसए की तरफ से, यूएस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने एक अमेंडमेंट को पास किया, और ये अमेंडमेंट वॉइस वोट से पास किया गया है। मींस वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं लगी यहाँ पे, और डायरेक्टली इन्होंने कहा कि हाँ भाई इस अमेंडमेंट को पास आउट करते हैं। अमेंडमेंट में था क्या? तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रपोजल था। प्रपोजल ये था कि इंडिया की तरफ से जो एक पर्सन है, जो वहां पे कांग्रेसमैन है जिनका नाम है रो खन्ना, ठीक है, उनका नाम आप लोग याद करें। रो खन्ना ने यहाँ पे एक प्रपोजल रखा था कि भाई इंडिया को काटसा के अगेंस्ट सैंक्शन नहीं लगानी चाहिए, इंडिया के ऊपर यूएसए को ऐसे सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए। तो अब सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई ये काटसा क्या है? ठीक है, तो काटसा जो है इसको बोला जाता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, मैं आपके लिए यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। तो इट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये बेसिकली आया कब था? 2017 के अंदर आया था। क्यों आया था? तो आप सभी जानते हैं कि एक वर्ल्ड सुपर पावर की रेस में रशिया एंड यूएसए दोनों ही एक दूसरे के एंटी यहाँ पे माने जाते हैं। तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें भी 2016 में रशिया ने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। तो इन सभी को देखते हुए क्या किया गया, इस टाइप का एक एक्ट लगाया गया कि कोई भी ऐसा नेशन जो रशिया के थ्रू किसी भी टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा तो उस नेशन के ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, यानी कि प्रतिबंध लगा देंगे।
अब रिसेंटली आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेस कर रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यूएसए जो है वो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएगा। लेकिन आप सभी ने यहाँ पे देखा कि इंडिया में पीएम मोदी की लीडरशिप में यूएसए एंड अदर नेशंस के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो बहुत अच्छे बिल्डअप हुए, जिस वजह से उस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इस अमेंडमेंट को वॉइस वोट से पास कर दिया गया। और इससे क्या होगा, इंडिया आसानी से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज कर पाएगा एंड रशिया की तरफ से यूएसए की तरफ से इंडिया पे किसी भी टाइप का सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो यहाँ पे काटसा में यूएसए ने किया है। ये प्रपोजल किसने रखा था, रो खन्ना ने रखा था, ये याद रखेंगे। ये इंडियन अमेरिकन कांग्रेस पर्सन है यूएसए के अंदर। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट अभी यूएसए पे किसकी है, तो जो बिडेन की है, वो सारा आप जानते हैं और उनके बारे में हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आती है कि हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जालौन नाम के प्लेस पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। जालौन जो प्लेस है ये कहाँ पे है, यूपी में है। और ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये भी यूपी के अंदर ही आता है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये अराउंड 296 किलोमीटर का लंबा एक एक्सप्रेसवे है जो कि यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। ठीक है, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ये यहाँ पे कवर करेगा। एंड लास्टली ये किसको कनेक्ट करने वाला है, आगरा को कनेक्ट करेगा, किसके साथ, लखनऊ के साथ। ठीक है, तो आगरा लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे है वहां पे ये क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वहां पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। तो कहां से स्टार्ट होता है ये एक्सप्रेसवे, तो भरतकूप जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आता है यूपी के, वहां से ये स्टार्ट होगा एंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा कहां पे, कुंदरेल नाम के विलेज पे जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट को इटावा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा या फिर भरतकूप प्लेस को कुदरेल विलेज से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बनाया किसने है, तो उपेडा ने बनाया है जो कि उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, जो कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है, किस चीज के अंदर, VLTD के अंदर। अब VLTD क्या है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS दोनों को क्या कर दिया है, एड अप कर दिया है। किसने ऐड किया, तो सबसे पहले हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है। क्या ऐड किया है, तो VLTD को ऐड कर दिया है ERSS से। अब क्या है और इससे बेनिफिट क्या होंगे उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो VLTD है यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, ठीक है, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उन सभी को ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ ऐड कर दिया गया। अब इससे होगा क्या, सपोज कीजिए आपकी जो व्हीकल है, आप किसी एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रहे थे और किसी कारण से आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आपको लगता है कि सामने लुटेरे हैं, आपके कार पे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, आपके व्हीकल पे किसी ने जो है ट्रैप कर लिया आपको। तो इस टाइप की चीज में आपको जस्ट एक पैनिक बटन प्रेस करना होगा और आपकी जो लोकेशन है वो VLTD के थ्रू ERSS को पहुंचा दी जाएगी एंड पुलिस और भी बाकी जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो आपकी मदद कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मॉनिटर कर सकेंगे किसी भी व्हीकल को। इससे क्या होगा, अगर कोई व्हीकल चोरी हो जाता है, ठीक है, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस सिस्टम के थ्रू उसको आसानी से आप लोग ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट थिंग न्यूज में आती है दैट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 रिलीज किया है टाइम्स मैगजीन की तरफ से। अब टाइम्स मैगजीन
बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं इसके बारे में। इसने क्या किया, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस को इशू किया। अब इस प्लेस के लिस्ट में इंडिया के 2 प्लेसेस को भी शामिल किया गया। फर्स्ट है अहमदाबाद एंड सेकंड है केरला। ठीक है, तो वर्ल्ड की टॉप ग्रेटेस्ट प्लेस टू विजिट में किसका नाम है, अहमदाबाद का भी है एंड केरला का भी है। केरला जो है वो अपने बीच, बैकवाटर एंड टेम्पल्स वगैरह के लिए फेमस है। एंड जो अहमदाबाद है वो साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम जैसी चीजों के लिए फेमस है। तो केरला को इन्होंने किस कैटेगरी में रखा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि केरला को इन्होंने रखा इको टूरिज्म के रूप में। ठीक है, इको टूरिज्म के रूप में रखा। इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का नाम दिया इसको। जबकि अहमदाबाद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अहमदाबाद को इन्होंने रखा है सिटी ऑफ हायर लर्निंग के रूप में। ठीक है, सिटी ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, सिटी ऑफ हायर लर्निंग के रूप में यहाँ पे किसे शामिल किया गया, तो आप बोल देंगे अहमदाबाद को इसमें शामिल कर दिया गया। सेकेंडली, आप सभी जानते हैं कि केरला को हम लोग एक और टैगलाइन देते हैं, और ये टैगलाइन क्या है, ये टैगलाइन है गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला के लिए। एंड अहमदाबाद के लिए क्या कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है मक्का फॉर कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, मक्का फॉर कल्चरल टूरिज्म जो है वो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ये दोनों ही टैगलाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बना दी है जिसे हेड करेंगे संजय अग्रवाल कमेटी। ठीक है, और कमेटी चूंकि आप जानते हैं इंडिया में जितनी भी कमेटी बनती है उसके मेजरली जो हेड होते हैं उसी के नाम पे कमेटी का भी नाम रख दिया जाता है। तो संजय अग्रवाल कमेटी ऑन एमएसपी। एमएसपी क्या है, आप सभी जानते हैं, एक मैक्सिमम या मिनिमम, क्या कहेंगे, मिनिमम। तो इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इफेक्टिव बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमिटी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कमिटी का नाम क्या रखा, संजय अग्रवाल कमिटी ऑन एमएसपी रखा है। इस कमिटी को लीड कौन करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संजय अग्रवाल जो हैं वो इस कमिटी को लीड करने वाले हैं। अब बेसिकली इस कमिटी को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आप सभी ने पहले हमारे सेशंस में पढ़ा हुआ है कि कुछ फार्म लॉज आए थे। ठीक है, और ये जो फार्म लॉज थे कितने थे, 3 फार्म लॉज थे, जिसको बाद में वाइडली प्रोटेस्ट की वजह से हटा लिया गया। तो ये जो फार्म लॉज थे, इन फार्म लॉज के टाइम पे ये कहा गया था कि फार्मर्स को मदद करने के लिए उन्हें उनके अनाज का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसे डिसाइड करती है। ठीक है, और उसमें अगर लगता है कि किसी भी टाइप की डिस्क्रिपेंसी है तो उसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट वर्क करेगी। तो उसी को लेते हुए गवर्नमेंट ने ये कमेटी बना दी है। अब ये कमेटी क्या करेगा, ये एमएसपी से रिलेटेड काम तो करेगा ही, साथ में नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल करवाएगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ पे फंक्शन करेगा, ताकि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को कैसे आप बेनिफिट दे सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी जाएगी। अगली न्यूज आती है कि चेयरमैन ऑफ नालसा, जिनका नाम है उदय उमेश ललित, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान में इनॉग्रेट कर दिया है। ऐसा इन्होंने अपनी 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज की मीटिंग, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, जयपुर में ऑर्गेनाइज हुई, वहां पे किया है। अब बात आती है कि ये नालसा क्या है। ठीक है, तो पहले भी मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, जो लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। हेड कौन है, उदय उमेश ललित जी हैं। इन्होंने यहाँ पे अपनी 18th मीटिंग में एक ओवरव्यू रखा। ओवरव्यू क्या रखा कि भाई इंडिया में इतनी ज्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। अगर आप देखें तो बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने अभी रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया, जो 108 सालों के बाद वर्डिक्ट आया है। ठीक है,
एक डिस्प्यूट अगर कोर्ट में गया तो वो 108 सालों के बाद उस पर निर्णय आया, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट पेंडिंग केस के रूप में भी जाना गया। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली अगर बात करें नीति आयोग की रिपोर्ट की, तो नीति आयोग ने भी ये कहा है कि भाई इंडिया में प्रेजेंटली इतने कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं कि उन सभी को सॉल्व करने में लगभग 324 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा टाइम है। तो क्या किया जाए जिससे इन केसेस को जल्दी निपटाया जा सके? तो उनको सिलेक्शन, ग्रेडिंग एटसेट्रा प्रोसेस के लिए क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फंक्शन किया जाएगा, और इसकी शुरुआत कहां की गई? राजस्थान के अंदर कर दी गई। नेक्स्ट न्यूज आती है कि केरला जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन जाएगा जो खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा स्टेट जो खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए एक कंपनी बनाई गई, नाम रखा गया कैफॉन। ठीक है, अब ये कैफॉन क्या है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, नेटवर्क लिमिटेड यानी कि कैफॉन। इस कंपनी को रिसेंटली क्या मिल चुका है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आईएसपी लाइसेंस मिल चुका है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल चुका है, और इससे अब ये क्या कर पाएंगे? लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल करवा पाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर बहुत सारे स्टेट्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। डेफिनेटली यस, बट आपके पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो किसी ना किसी कंपनी की है, दैट इज नॉट रन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैफॉन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कंपनी होगा जो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड ये फर्स्ट कंपनी होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज आता है कि 16 जुलाई के दिन इंडियन नेवल शिप का सिंधु ध्वज नाम का जो एक नेवल शिप था उसे डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 35 इयर्स ऑफ सर्विसेज। अब सिंधु ध्वज जो है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फ्लैग बियरर एट द सी। ठीक है, फ्लैग बियरर एट सी के रूप में भी ये जाना जाता है। 35 इयर्स तक इसने सर्विस अवेलेबल करवाई। अगली न्यूज आती है 22 भारत रंग महोत्सव 2022 जो है वो 16 जुलाई से 14 अगस्त तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस इवेंट को स्टार्ट किया अर्जुन राम मेघवाल जी ने, मालिनी अवस्थी जी ने एंड अरविंद कुमार जी ने। बेसिकली ये इवेंट क्या है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और कैसे इस इवेंट में काम किया जाता है? तो देखो, ये जो रंग महोत्सव है इसे ऑर्गेनाइज करने का काम करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से, जो कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। वो क्या करता है? इसे ऑर्गेनाइज करता है। और यही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये इंडिया का बेस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में भी जाना जाता है। कब स्टैब्लिश किया? 1959 के अंदर स्टैब्लिश किया गया। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। एंड इसके प्रेजेंट हेड कौन? तो परेश रावल जी जो हैं वो इसके कौन है? चेयरपर्सन है। ठीक है, तो इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको ड्रामा वगैरह सीखना है तो आप यहां से कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि 17 जुलाई के दिन पीवी सिंधु ने फर्स्ट सुपर 500 टाइटल अपने करियर का अचीव कर लिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया? वांग जी को हराया है। ठीक है, वांग जी कहाँ की थी? चाइना की थी। और कब हराया? सिंगापुर ओपन में हराया। सिंगापुर ओपन बेसिकली एक बैडमिंटन का इवेंट है। ठीक है, बैडमिंटन का इवेंट है जो कि 1929 से रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पीवी सिंधु इंडिया की फर्स्ट सुपर 500 टाइटल अपनी करियर की इन्होंने अचीव की है। सेकेंडली किसे हराकर अचीव किया? तो चाइना की वांग जी को हरा के इन्होंने अचीव किया। नेक्स्ट न्यूज आता है, जागृति नाम से एक मैस्कॉट को लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से।
अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो जागृति नाम से मैस्कॉट यहाँ पे लॉन्च किया, जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये क्या करेगा, लोगों को अवेयरनेस फैलाएगा। किससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स से रिलेटेड आपको अवेयरनेस देगा। आप सभी जानते हैं इंडिया में जो ग्राहक होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं, उनके हितों के लिए क्या किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 बनाया गया। बाद में इसमें अमेंडमेंट करके 2019 का बिल आपके सामने देखने को मिला, जो कब से एप्लीकेबल हुआ, 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और ये एप्लीकेबल हुआ 20 जुलाई 2020 से। अब आप सभी जानते हैं कि टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, लाइक जागो ग्राहक जागो, जिसमें ये बताया जाता है कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको भी अपने राइट्स के बारे में पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है कि वाराणसी सिटी को डिक्लेयर किया जा रहा है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, अब ये कौन सा इवेंट हो रहा है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो देखो आप सभी जानते हैं कि एक इवेंट होने वाला है समरकंद के अंदर। तो समरकंद समिट होगा, कहाँ है ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि समरकंद नाम का जो प्लेस है वो किस कंट्री में ओरिजिनेट है। तो समरकंद समिट जो है वो 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा सितंबर के अंदर, 15 to 16 सितंबर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2022 में। यहाँ पे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो किसे दे दी जाएगी, इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी दे दी जाएगी। अब जब इंडिया इसका प्रेसिडेंट होगा तो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं किसी प्लेस को डेवलप तो करेगा, तो पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम लोग वाराणसी सिटी को यहाँ पे पहचान उपलब्ध करवाएंगे। इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज आपको मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज आती है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च कर रही है जो कि है हर घर तिरंगा। ठीक है, आजादी के 75 सालों को सेलिब्रेट करने के लिए, इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को इनकरेज किया जाए कि वो अपने घर की छत पे फ्लैग होस्ट करे। ठीक है, इससे थोड़ा सा पैट्रियोटिज्म भी यहाँ पे डेवलप होगा। अब फ्लैग से रिलेटेड आप सभी जानते हैं कि एक कोड है, ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से रूल्स यहाँ पे है जो 2002 में बनाए गए थे। ये बताते हैं कि आप फ्लैग को कैसे एग्जिबिट करोगे, कैसे उसकी होस्टिंग की जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाद में इसी कोड को 2021 में रिवाइज कर दिया गया एंड अब आप पॉलिस्टर फैब्रिक के भी फ्लैग बना सकते हैं, आप कॉटन का भी यूज कर सकते हैं, आप सिल्क या फिर खादी का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ रेशो विड्थ क्या होगी, 3:2 हो जाएगी। आपसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उसे डिजाइन किसने किया था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 14 जुलाई के दिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई लगभग 71 मिलियन पीपल जो है ना वो बहुत पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में रह रहे हैं और अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। और सबसे ज्यादा गरीबी जो है वो सब सहारा अफ्रीका रीजन, एशिया एंड बाल्कन रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये बेसिकली कंट्री में पॉवर्टी रिमूव करने के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
अगर आप RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डेमो सेशंस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।